हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीकेएम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट लास्ट में जो हमने पढ़ा था सोलेनॉइड को कंपेयर करा था किससे? बार मैग्नेट से, है ना। एक परिनालिका को हमने इक्वेट कराया था परिनालिका यानी है ना सोलेनॉइड इक्वेट करा के हमने देखा था बार मैग्नेट से। तो जैसा बार मैग्नेट के साथ रिलेशन देखा वैसा ही हमने आगे के साथ भी देखा, है ना। जैसा बार मैग्नेट के साथ देखा वैसा सोलेनॉइड के साथ देखा। और फार्मूला वही आया एक्सिस पर, एक्सिस वाला फार्मूला, एक्सिस वाला फार्मूला। एक सेकेंड पहले ये बताओ, अगर ये माइनस एम ये प्लस एम, बीच की डिस्टेंस 2l डी जो लिखना चाहो, है ना 2l, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन कहलाएगी? अच्छी स्थिति एट, इससे मान लेते हैं सेंटर से r डिस्टेंस पर, है ना। ये हो गया। यहां पर मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, डाइपोल मोमेंट p लिखते थे। डाइपोल मोमेंट क्या लिखते थे? p। यहां क्या लिखा जाएगा? डाइपोल मोमेंट m। यहां m लिखोगे ना, और यहां डाइपोल मोमेंट ना बोल करके सीधे मोमेंट बोल देते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये जिंदगी भर डाइपोल ही रहेगा। सिंगल पोल हो सकता है, मोनोपोल, एक ध्रुव असंभव। तो इसके लिए हमने फार्मूला लिखा μ0/4π इंटू 2m/, ये तो इसके लिए आता है। लेकिन हमने इसके जगह पर हमने परिनालिका ले रखा था सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड की वजह से सॉल्व करने पर फिर भी फार्मूला B = क्या सेम आया था। तो हमने कहा था जब M इसमें, तो क्योंकि मैग्नेट है तो M तो होगा ही, लेकिन इसमें भी अपने आप μ0/4π इंटू 2m/r³, यहां भी M आया। तो हमने कहा इसका मतलब है अगर मेरे पास M मैग्नेटिक मोमेंट का कोई मैग्नेट है, उसकी जगह पर हम कोई सोलेनॉइड रख सकते हैं। जो काम ये करेगा वही काम ये करेगी, क्योंकि अगर दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, यानी मैचिंग प्रॉपर्टी का नाम क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे ही अगर एक्सियल पोजीशन में ये आता है तो वही इक्वलिटी लगा करके आप यहां क्या बता देते हो, यहां क्या होगी बताओ, यहां क्या होगी इक्वेटोरियल में? बाकी सेम होगा, बाकी तो सेम होगा, बट जो 2 है वो 2 नहीं होगा। और क्या आएगा आपका? ओनली m/, केवल m/r³ और आगे के रहेगा, दैट इज μ0/4π। ऐसे इसमें भी सेम। तो ये हो गया आपके लिए। अब इसके आगे जो पढ़ा था आप लोगों ने एक्सियल और इक्वेटोरियल में, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, उसके बाद डाइपोल को अपने गली गली घुमाया था। सबसे पहले किस में घुमाया था? इलेक्ट्रिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और फार्मूला आया था टाउ इक्वल्स टू p sin थीटा। तो अब वही काम फिर से करो, अपना मैग्नेट लेकर के आओ और मैग्नेट को ला करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। और ये मान लो मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, है ना, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने अपना कोई मैग्नेट रख दिया, ये कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें नीचे वहां भी माइनस क्यों रखते थे? तो यहां भी माइनस एम या प्लस एम? माइनस एम का मतलब क्या? साउथ पोल, और ये आपका नॉर्थ पोल, है ना। और ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसके साथ ये है, एक और बना लेते हैं जो कि ये होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, साउथ से नॉर्थ होता है ना, तो ये होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट m। बीच का डिस्टेंस 2l, बीच की डिस्टेंस कितनी? अरे माइनस एम और प्लस एम के बीच की डिस्टेंस 2l। मैं लिख भी देता हूं माइनस एम प्लस एम, ताकि चौंको नहीं, है ना, नहीं तो कहोगे ये कहां से आया। माइनस एम और ये हो जाएगा आपके पास प्लस एम, और बीच का सेपरेशन आपके पास है 2l, ठीक है। अब सबको पता है ये माइनस एम है, यहां कौन सा पोल है? पोल कौन सा है यहां पर? यहां कौन सा पोल प्रेजेंट है? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल है? माइनस एम का मतलब साउथ पोल। तो क्या नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन? तो इस पे फोर्स लगा इधर, और कितना लगा? फोर्स इक्वल्स टू QE या MB? कैपिटल एम या स्मॉल एम? स्मॉल एम। अरे क्यू पर लगता था ना, MB इधर को, इस पर क्या उधर को लगेगा? क्योंकि इधर कौन सा पोल है? क्योंकि फील्ड कहाँ किसकी तरफ जाती है? साउथ की तरफ। नॉर्थ से बाहर आती है और साउथ से अंदर जाती है, तो साउथ की तरफ जा रही है, तो इस पर फोर्स लगा F = QB। नेट फोर्स, अरे QB नहीं MB, इस पर फोर्स लगा MB। बताओ दोनों फोर्स, नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स 0, बट नेट टॉर्क 0 क्यों नहीं है? टाउ नेट 0 क्यों नहीं है? एक्सिस के अलॉन्ग छोड़ो, क्या ये किसी न किसी थीटा डिग्री पर रखा हुआ है? थीटा डिग्री पर है, ऐसा समझो ऐसे शायद रखा होता तो कोई फोर्स ना लगता, और कुछ ऐसे रखा है, तो क्या जो फोर्स लग रहे हैं यहां से देखो, इसकी एक्शन लाइन ये है और इसकी एक्शन लाइन ये है, दोनों की एक्शन लाइन एक ही है कि अलग अलग है? इस मार्कर पे देखो दोनों एक्शन लाइन सेम है,
नहीं घूम रहा है। लेकिन जहां एक्सल लाइन डिफरेंट करा गया, अब ध्यान से देखो, ये उधर फोर्स लगा रहा है, ये उधर लगा रहा है, एक्सल लाइन डिफरेंट करे कोई घूम जाएगा, लेकिन नेट फोर्स तो जीरो है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, स्थानांतरित गति नहीं करे, यानी इस फील्ड में ये आगे पीछे नहीं जाएगा लेकिन घूमेगा। और घूमेगा तो कैसे? अब उसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से कर रहा हूं, मैग्नेट को ब्रेक ना करके सीधे इनके बीच की, ये दोनों एक्सल लाइन के बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थीटा तो ये भी थीटा ही रहेगा, है नहीं? ये 2l, ये परपेंडिकुलर, तो ये आएगा आपका 2l sin थीटा आएगा ना। डायरेक्ट आपका ये लिख सकते हो, परपेंडिकुलर होता है ना, साइन थीटा में लंब आता है, तो लंब कितना है 2l, साइन थीटा में तो लंब आता है, लंब बताओगे तो डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज इनटू डिस्टेंस, सीधे वो करा दो, और साइन थीटा, बस हो गया। अब सीधे हम लगाते हैं टॉर्क, इनके बीच में कितना टॉर्क लगेगा, नेट, एफ नेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो जीरो है, बट टाउ नेट जीरो नहीं है, इसलिए हम टाउ बताएंगे, और टाउ इक्वल टू लिखा जाएगा कितना, सबको पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो लिखो ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी परपेंडिकुलर, और डी परपेंडिकुलर कहाँ का, बीच का, दोनों जो एक्सल लाइन है ना, दोनों क्रिया रेखाएं, उन्हीं के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो कंसीडर करते हो, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ इक्वल टू लिखा जाएगा, एफ कितना है बताओ सब लोग, एम बी, एफ कितना है इंटू डी परपेंडिकुलर कितना है 2l साइन थीटा। कुछ आपको दिख रहा है, कुछ मिलाया जाए, कौन कौन मिलने को तैयार है, m और 2l, तो टाउ इक्वल टू बना m2l इंटू बी साइन थीटा, क्या नजर आया m2l में, कैपिटल M, व्हाट इज कैपिटल M, चुंबकीय आघूर्ण, क्या मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपका बना मोमेंट ऑफ मैग्नेट, और हो गया एम बी साइन थीटा, क्या मिलता जुलता पड़ा था, पीई साइन थीटा, आप इसको लिख सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट में, वेक्टर टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, ये हो गया आपका। अब यहां से देखो जो जो बातें लिखा जा सकता है, नंबर एक क्या, सबसे पहले ये साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है, अरे एम तो कांस्टेंट होगा, जो ले लिया एक बार, जो मैंने ले लिया बदलने थोड़ी जाओगे, तो एम तो कांस्टेंट, बी एक समान लगा रखा है, यूनिफॉर्म रखा, कांस्टेंट, यानी टाउ डिपेंड किस पर करेगा, थीटा पर, यानी यहां से हमें सीधी सीधी बात पता चली, इंप्लाइज कर रहा है टाउ डिपेंड्स ऑन साइन थीटा, किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पर। अब ध्यान से देखो, ये क्या, इस पर फोर्स टाउ एम क्रॉस बी, टॉर्क लगा अंदर को, एम क्रॉस बी, क्या ये एम पर फोर्स उधर लग रहा है लगातार, तो ये आगे जाएगा या पीछे आएगा, ये वाला, ये आगे जाएगा, और ये वाला, सोचो अगर ये एम, ये वाला प्लस एम हो, तो क्या ये ऐसे जाएगा, और ऐसे आने पर चलता रहेगा, रुक जाएगा, आपके मन में आ रहा है रुक जाएगा, मान लेते हैं रुक ही जाएगा, तो अगर मान लो ऐसे रखा है, तो नेट फोर्स, नेट टॉर्क जीरो की नहीं, जीरो, क्योंकि एक्सल लाइन सेम हो गई, अरे इधर और ये इधर खींच रहा, नहीं, हाँ सही है ना, ये इधर खींच रहा और ये इधर खींच रहा, तो नेट टॉर्क जीरो। तो अगर थीटा जीरो हो, सबसे पहला इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो क्या टाउ भी जीरो, थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो टाउ जीरो, जैसे टाउ मिनिमम है ना, टाउ जीरो होगा, और इसे कहा जाता है क्या, आराम करेगा इसमें या कष्ट रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो, इसलिए इसे बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई साम्यावस्था, इसमें स्टेबल भी होगा और इक्विलिब्रियम, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, तो ऐसे केस में इसे बोला जाता है अस्थाई साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड थीटा इक्वल टू 180, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे घुमा के ऐसे रख दिए, पहले तो ऐसे था, आराम का मामला, स्टेबल इक्विलिब्रियम, बट ऐसे ना रख के इसको ऐसे कर दिया, पूरा 180 घुमाया, साइन 180 की वैल्यू साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 और कॉस 90 जीरो, तो क्या अगेन टाउ जीरो, अगेन टाउ, बट ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, बट इक्विलिब्रियम में तो होगा, इक्विलिब्रियम में तो होगा, अरे भाई अभी देखो एक्सल लाइन सेम, अभी एक्सल लाइन 180 डिग्री घुमाया, अभी भी तो एक्सल लाइन सेम, तो इक्विलिब्रियम तो अभी भी होगा, बट इसे स्टेबल ना कह के क्या नाम दिया जाता है, अनस्टेबल, क्यों, क्योंकि अब आपका इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ आमने सामने आ गए, और साउथ आमने सामने हो गए, इसलिए इसे स्टेबल ना कह के क्या कहा जाता है, अनस्टेबल, अस्थाई साम्यावस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई साम्यावस्था। एक और जो आप सब जानते हो और हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, जो पूछते हैं, ये नहीं पूछते, कभी कभी जो पूछते हैं, ये बोलो थीटा कितना 90, जो तुम्हें पसंद करते हो, जो तुम चाहते हो कि सर यही बताओ, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, अब बताओ टाउ आएगा या टाउ मैक्स आएगा, टाउ मैक्स आएगा, और वो टाउ मैक्स लिखा जाएगा केवल m इंटू बी, और ये होता है टाउ मैक्सिमम, है ना। बाकी वो साइन वाला ग्राफ जो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये वाला
इस तरीके से हमारी वैल्यू आएगी। आपको इससे लेना देना नहीं है। अस्थाई साम्यावस्था और अस्थाई साम्यावस्था, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्या होगा, इसको हम डाइपोल मैग्नेट में रखे हैं। अब हम ये बात करेंगे कि मान लो अगर हम इसको घुमाएंगे तो कितना वर्क डन होगा। वर्क डन के बाद एनर्जी बताएंगे, है ना। ये सारी चीजें हमें बताना है, वर्क डन बताना है, एनर्जी बताना है, और हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। तो पहले ये वर्क डन आप ये कर लो, टाउ पता कर लो, उसके बाद आगे आइए अगला टॉपिक पकड़ते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जैसे डाइपोल ऐसे रखा था ना, याद है ऐसे। अब सवाल ये है कि अब डाइपोल मान लो ऐसे रखा था, ठीक है, ऐसे डाइपोल रखा था। अब इसको यहां से उठा करके यहां तक कर दिया, डाइपोल को यहां से उठा करके ऐसे θ1 से θ2 घुमा दिया, तो इसमें कितना हमने कार्य किया। तो हम बताने चल रहे हैं, सेकंड पॉइंट इज, पहला बताया था टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला सबको याद हो गया है, क्या बराबर साइन थीटा, न्यूटन मीटर आंसर, यूनिट क्या आएगा न्यूटन मीटर। दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, टॉर्क नहीं, टॉर्क नहीं, वर्क डन किया गया कार्य। तो वर्क डन करने में क्या सबको पता है, एक वर्क डन एक किस पे डिपेंड कर रहा है, एम पर, बी पर या थीटा पर। आप सोचो θ1 से θ2 घुमा रहे हो, एम क्या चीज बदलेगा, थीटा, थीटा बदलेगा तो क्या चीज बदलेगा, टाउ। तो इसका मतलब है टॉर्क कांस्टेंट कि डायरेक्ट θ1 पे रख के बता दे, θ2 पे रख के बता दे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमने सीखा कि अगर हमें वर्क डन बताना है तो उसके लिए दूसरा फार्मूला लगाते हैं, और वो फार्मूला लगाते हैं सबसे पहला, सबको फार्मूला पता है, टाउ इक्वल्स टू mb sin थीटा, जो भी टॉर्क होगा हम निकालते हैं, थीटा पे जाके डी थीटा काटते हैं, छोटा सा एलिमेंट, थीटा पे जाकर के क्या काटते हैं, डी थीटा का बहुत छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, डी थीटा का। और ये अब इस डी थीटा घुमाने में ये मान लेते हैं कि ना m बदला ना b बदला, और डी थीटा इतना छोटा है इसलिए टाउ नहीं बदला, और सब कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि m और b तो कांस्टेंट था ऑलरेडी। हमने जानबूझ के थीटा बहुत छोटा करा, तो जो वर्क डन बड़ा आएगा या छोटा आएगा, बहुत छोटा, तो छोटा लिखा कितना, dw टाउ थीटा या टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा। अब सबको टाउ पता है, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य निकाला जा रहा है, ठीक है। हमने कितना करा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख भी देता हूं मैं, ताकि याद रहने, नहीं भूल जाओगे। एक्सटर्नल हम कितना कर रहे हैं, और हम करेंगे तो सब पॉजिटिव, ये सबको याद रखना पड़ेगा। तो dw इक्वल टू टाउ बराबर टाउ इक्वल टू mb sin थीटा डी थीटा, ये तो हो गया छोटा सा वर्क डन। छोटा सा वर्क डन आया कितना, dw। जब डी थीटा घुमाया, हम तो उसको घुमाना शुरू कर रहे हैं, कहां से कहां तक, θ1 से, तो इंटीग्रेशन किया जाए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा w इक्वल टू mb, तो बाहर, अंदर फंसा कौन, साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट लगेगा θ1 से θ2, θ1 से θ2 घुमा रहे हो। सब लोग बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाया θ1 से। अब हायर माइनस लोअर करें या लोअर माइनस हायर, अरे बेटा माइनस है ना, तो उल्टा कर दो, w इक्वल टू लिखा जाएगा mb cos θ1 माइनस cos θ2। देखिए वर्कडन भी आ गया, जूल, वर्कडन कितना आया, जूल। इतना कार्य हमने किया, कहां से कहां घुमाने में, सोचो क्यों ऐसा किया। अच्छा अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो समझो, तोड़ के लिखूं तो अपने आप से ये समझ सकते हो कि हाँ हमने सही किया है, कुछ भी इसमें अलग नहीं किया है भाई। वर्कडन हमने कितना किया, पहले उसके पास कुछ एनर्जी थी, और अब जो हम उसको घुमा के ले जाकर के छोड़ दिए हैं, वो एनर्जी हटा दे रहे हैं। समझो ध्यान से, इसको समझ कैसे सकते हो, w इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं mb cos θ1, लिख सकता हूं माइनस mb cos θ2। अरे लिख सकते हो, ऐसा लिखा जा सकता है बड़े आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये है θ2 पर एनर्जी, और ये है θ1 पर एनर्जी, यही तो है θ2 पर और θ1 पर एनर्जी। और अगर मुझे ये बताना है कि कितना वर्क डन हुआ, तो सबको पता है θ1 पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी रही होगी, और अब फाइनल जो एनर्जी हो गई है, शुरू में ऐसे रखा था ऐसे, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी ऑलरेडी है इसके पास, कुछ ना कुछ तो इसके, है ना, स्ट्रक्चर की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कुछ ना कुछ तो एनर्जी है। अब आप यहां से तो मान लेते हैं यहां पर थी 10, घुमा करके इतना कर दिया, हो गया 20, 25, कितना काम किया आपने, 15 तो किया ना,
तो जोड़ेंगे थोड़ी, घटाएंगे ही तो ना, इसलिए वो ऐसा घटाया जा रहा है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और वर्क डन बताने के लिए इसमें क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा अलग अगर इसको लिखने की कोशिश करा जाए, माइनस इसमें से कॉमन कर लो तो अपने आप क्या हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन करोगे तो अपने आप क्या होगा, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस एम बी कॉस थीटा 1, ऐसा हुआ। ये कब की एनर्जी है, एट थीटा 2 पर फाइनल, और ये कब की है, इनिशियल। तो वही तो किया, u एट थीटा 2 माइनस u एट थीटा 1, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो इस तरीके से हमने इसको बता दिया। आप केवल यहां तक याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, परेशान मत होइए। वर्क डन करिए यहां तक। ये माइनस कहां गया या क्या दिक्कत है? जब हम इसको समाकलन करके इंटीग्रेट करके वैल्यू रखते हैं तो हम लिखते हैं हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो पहले लिखते हैं हम थीटा 2 और फिर लिखते हैं थीटा 1, लेकिन ये माइनस होने की वजह से हमने पहले थीटा 1 कर दिया और बाद में क्या कर दिया, थीटा 2। ये तरीका होता है, केवल यहां तक याद रखो बस, ठीक है। अगर अंदर माइनस होगा तो हमारा वो हायर माइनस लोअर के बजाय हम लोअर माइनस हायर करते हैं। अब यहीं पर आपको पढ़ाया जाता है एनर्जी बताने की कोशिश करो सब लोग, एनर्जी, इसी को आगे लेकर के चलो। वर्क डन आपके पास कितना आया, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। हम ये मान लें अपने कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि मानना पड़ेगा आपको, बताना है कि एनर्जी कितनी आई, उस पॉइंट पर जहां पर ले जाके रखे कितनी एनर्जी है। तो सब दिमाग में बात आई, कहीं एक जगह जीरो मानोगे, कहीं एक जगह क्या करना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा। तो अगर ये कहीं एक जगह जीरो माने तो आपको क्या दिख रहा है कि कहां जीरो मान ले, एक अच्छा पोजीशन जिसकी वजह से रिजल्ट आ जाए, क्योंकि कहीं पर तो जीरो मानोगे और कहीं ले जाके रखा तो वहां पर एनर्जी बतानी पड़ेगी और कहीं एक जगह जीरो माननी पड़ेगी। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि एक जगह पर अगर वो थीटा 1 पर रखा है, ये थीटा 1 90, थीटा 1 कितना 90, तो वहां पर हम जीरो मानेंगे। ऐसा याद करो, पीछे भी पढ़ा था तुमने, ऐसा पढ़ा था कि u एट 90 में आपने इसको जानबूझ के जीरो माना था कि नहीं माना था। तो हमने ये मान के चलते हैं ऐसे केस में कि कहीं पर देखो चेंज बताना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बता दोगे। लेकिन अगर आपको केवल पोटेंशियल एनर्जी बताना है, चेंज नहीं बताना, वर्क डन नहीं बताना कितना किया, उस पॉइंट पे बताना है, तो उसके लिए आपको कहीं एक जगह पर रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा। और जीरो मानने पर हमने क्या माना कि थीटा 1 पे कितना 90 डिग्री पर एनर्जी कितनी, जीरो। तो आपके पास W क्या होगा, एम बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, जो भी लिखना चाहो, थीटा 2 लिख दो या थीटा ही लिख दो, है ना। मान लेते हैं थीटा 1 तो जी 90 और थीटा 2 क्या रख लेंगे, थीटा, जिस पर पूछेगा। तो W इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू एम बी कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस कॉस थीटा, आपके पास वर्क डन कितना आया, माइनस एम बी कॉस थीटा। और क्या वर्क डन ही एनर्जी हो जाता है, यही एनर्जी कितना हो गया, माइनस, मैं डायरेक्ट यही करवा देता हूं, ठीक है। W इक्वल टू यू, तो क्या आपके पास फार्मूला U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, लेकिन इसको ऐसे ना लिख करके, क्या M वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, B सदिश, साथ में कॉस, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो उसको लिखा गया वेक्टर M डॉट वेक्टर B। ऐसा याद करो, माइनस P डॉट E आया था, तो बिल्कुल वैसा आया, माइनस M डॉट B, और यहां से हमारे पास ये फार्मूला आया। अब फिर से थीटा इक्वल टू 0 पे देख लो, इधर अगर थीटा इक्वल टू 0 पर ऐसे ही रखा है, ठीक है, यहां पर तो 90 माना, यहां पर रखा 0, तो थीटा इक्वल टू 0 पर क्या यू मिनिमम होगा, माइनस एम बी, और फिर से स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, घुमा करके उधर ले गए 180 पर प्लस एम बी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेम जो पिछला पड़ा था वो सब कॉपी हो गया यहां पर। दिस इज एनर्जी। कहां से शुरू हुआ मेरा एनर्जी लिखना, यहां से, ये हम क्या लिखना शुरू कर रहे हैं, एनर्जी। लीजिए, तीसरी बात भी हमने डिक्लेयर कर दी। उतर गया ना, माइनस एम डॉट बी, ठीक है।
अब आप लोगों को याद होगा कि हमने जितनी बातें पढ़ी हैं उन सबको अगर रिपीट करें और रिवाइज करें। पहले तो ये उतर गया ना, उतर गया, वो फार्मूला याद है? याद था, ऐसा पहले फार्मूला पढ़े थे। अब मैं आपको याद दिला देता हूं, रिवीजन भी करा देता हूं उन सारी बातों का जो जो हमने अब तक पढ़ा है शुरू में, और आज जो जो पढ़ा है उन सब को मिला करके, जितनी भी बातें पढ़ा हमने उन सबको मिला करके क्या क्या बात बताई गई। 3 टॉपिक आज पढ़ा आपने, 3 क्या 2 ही पढ़ा है ना, टॉर्क पढ़ा और वर्क डन। ठीक है, अगला है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, इसका मतलब होता है कि जो स्थिर विद्युत्की में पढ़ा था उसके साथ समरूपता, स्थिर विद्युत्की सदृशता, समरूपता, जो भी बोलो आप बोल सकते हो। वहां क्या पढ़ा था, शुरू करते हैं। वहां हमने पढ़ा था चार्ज क्यू, याद है सबको? इधर बताता हूं, चार्ज क्या पढ़ा था, क्यू। यहां हमने क्या पढ़ा, एम, पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य पढ़ा था। प्लस क्यू तो प्लस एम, माइनस क्यू तो माइनस एम। ठीक है, उसके बाद वहां आपने पढ़ा क्यू पढ़ा, फिर बीच का डिस्टेंस पढ़ा, मैग्नेटिक मोमेंट जैसा कुछ आया तो आपने पढ़ा पी। वहां क्या पढ़ा था, पी, पी इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L, बट यहां पढ़ा एम, एम इंटू डी, कैपिटल एम। याद आया सबको? वहां क्या पढ़ा आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पढ़ा आपने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मिलता जुलता है ये सारी चीजें। और आपने वहां पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां कौन से पढ़ा, और यहां क्या पढ़ा आपने, मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी बातें। और बताओ कुछ जो छूट रहा हो, क्लियर है ना? इतना पढ़ा हमने। चार्ज की जगह पर पोल स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट की जगह पर मैग्नेटिक मोमेंट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड। इतना हमने पढ़ा था। अब उसको अगर अप्लाई करते चलें और देखते चलें कि हाँ ऐसे कितने फार्मूले हमारे पास हैं, तो सबसे पहला फार्मूला आपके पास कुछ और नहीं, केवल इसी का आएगा। सबसे पहला P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ऐसे ही आपके पास यहां पहला फार्मूला आया, M इक्वल टू M इंटू 2L, या D की जगह पर क्या ले सकते हो, और जो कि आया आपके पास I इंटू A, एक नया तरीके का फार्मूला। पढ़ा था ना ये? अच्छा, उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा भाई, दूसरा ये तो आपने पढ़ लिया है ना। दूसरा आपने पढ़ा ये वाला, जैसा कि आपको पता ही है, ये इसके बारे में हम लोग लिखते नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा हम लिखने की कोशिश करते हैं, डाइपोल पढ़ लिया। अब डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी आती है E एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/r³। अब सबको पता है रिप्लेसिंग टर्म्स, यहां पर आपका आएगा दूसरा फार्मूला B एक्सियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m/r³। और क्या डायरेक्शन वैसी ही होती है, एलॉन्ग एक्सिस, मतलब उसके मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में सेम। तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा इक्वेटोरियल, निरक्षीय स्थिति में पढ़ा था, E इक्वेटोरियल क्या आता है, सेम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे P अपॉन, यहां वाला फार्मूला बताओ, यहां आपने फार्मूला बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r³। बहुत अच्छी बात है। चौथा, अब हम पढ़ते हैं वो जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। उससे पहले फोर्स, जो सिमिलरिटी है दोनों में, जो दोनों में सिमिलरिटी है कि ये कि अगर हमारा कोई डाइपोल चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, नेट फोर्स हमेशा कितना रहता है, 0। याद है ये? चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड में, नेट फोर्स हमेशा और हमेशा कितना रहेगा, 0। तो अगर मैं यहां लिखूं F नेट तो आपने कहा 0, और यहां चौथी बात मैं करूं तो F नेट अभी भी लूप पर क्या रहने वाला है, 0। बट टाउ नेट 0 रहने का चांस, इसलिए टाउ आया, और टाउ क्या बता के गया, टाउ बता के गया यहां PE साइन थीटा, और यहां वो टाउ आपको बता के गया कैपिटल M होता है MB साइन थीटा। छठवां एनर्जी पढ़ा,
वर्क डन क्या पढ़ा? PE, वही फार्मूला जो आपने पढ़ा है। और यहां आपने क्या पढ़ा फार्मूला? W इक्वल टू MB, बाकी क्या सेम कॉपी होगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। देखो मुझे पुराना वाला याद है, मुझे ये वाला कुछ नहीं याद है, मुझे याद ही नहीं ये सब, मुझे ये वाला याद है बस। 7वां हमने एनर्जी पढ़ी, क्या एनर्जी पढ़ी? माइनस PE cos थीटा, PE cos थीटा, या फिर आप इसी को लिखते हो माइनस P डॉट E। तो यहाँ फार्मूला हमने पढ़ा एनर्जी इक्वल टू माइनस MB cos थीटा दैट इज माइनस M डॉट B। अब बताओ आपके लिए कौन सा चीज नया था इसमें? सब तो जानते थे ना। अगली हेडिंग, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, चुंबकत्व में गॉस का नियम। 10 कुछ लिखना ही नहीं इसमें आपको। मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, हेडिंग पड़ेगी चुंबकत्व के लिए किसका नियम? गॉस का नियम। मिटा दो ना इधर। हाँ, अगर हमें इधर वाले सब याद थे, है ना, किसको किससे रिप्लेस करा जाता है, इधर वाला, और आपको ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया था, तो इसलिए हम बड़े आराम से उधर वाला सब लिख सकते हैं। बस रिप्लेसिंग टर्म P की जगह पर M और बाकी सब है ना, और Q की जगह पर M और E की जगह पर B, खत्म। हाँ, ये जरूरी था, ये सब गलती मत करना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब गॉस लॉ सबको याद है ना? क्यों? गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये भी पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था? किसी बंद पृष्ठ से, है ना, जो भी उससे बाहर इनकमिंग आउटगोइंग फ्लक्स होता है, वो हमेशा ये देखता है कि उससे कितना चार्ज बंधा है ना, एसोसिएटेड चार्ज कितना है, चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस, और उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। ऐसा याद है ना? 1/ε0 टाइम्स होता था। तो जैसे गॉस लॉ एक बार पढ़ा था, वैसा गॉस लॉ यहां भी आएगा। समझ में आया ना? वैसा ही गॉस लॉ यहां आएगा, बट वहां क्यू इन होता है। अब हम बात करते हैं, पहले तो ये मिटा दूं मैं और आपके लिए हेडिंग डाल देता हूं, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम, मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम, मिटा दूं ये तो, है ना? इसमें बस एक ही बात ध्यान देनी रहती है कि हम रिप्लेस कर लेते हैं, है ना, बाकी ये हट रहा, आप लोग उसकी तैयारी करें। अब सब लोग गॉस लॉ मन ही मन रिवाइज कर लें, ताकि मुझे बताना और समझाना बहुत आसान रहे। याद हो गया ना? चलो आओ देखो, सबने पढ़ रखा है, ये कोई चार्ज हो, ये कोई 2D या 3D? बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हें याद है। लूप कैसा है? क्लोज, बंद लूप होना चाहिए ना। और हमें ये बताना है कि इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो अगर गुजर रहा है तो गॉस ने क्या बताया कि सबसे पहले आप ये देख लो कि इसमें कितने चार्ज हैं, इसमें कितने चार्ज हैं, बाहर वाला से लेना देना नहीं रहता था। तो हमने कहा कि इसमें कितने चार्ज है, तो मैंने लिखा, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ है Q। तो गॉस लॉ क्या बताता है? फाई इज इक्वल टू E डॉट DA, E डॉट, और नेट है तो क्लोज इंटीग्रल, E डॉट इक्वल टू क्या चीज? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये Q हमारा साथ साथ रहता था या अलग अलग रहता था? सब अंदर रहता था, कोई Q1 रहता था, कोई Q2 रहता था, और बाद में आप सबको जोड़ लेते थे। सोचो अगर मैं इसमें डाइपोल रख देता था, याद होगा सबको अब, -Q और +Q, तो बताओ इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना रहता था? डाइपोल अगर रख देता था तो इससे निर्गत फ्लक्स, जो बाहर फ्लक्स आता था, अब बताओ फ्लक्स कितना होगा? क्यों 0? क्योंकि शायद जो भी इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस सरफेस को कट करते हुए बाहर तो गई, लेकिन घूम करके वापस एग्जिट भी किया और एंटर भी किया। और सबको पता है एक ही फील्ड लाइन अगर किसी सरफेस को 2 बार काटती है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? अगर उसी बॉडी के सरफेस को 2 बार काटेगी तो वहां पर फ्लक्स 0, और खुद देख लो
आपके सामने है। अब हमारे पास क्या चीज है, मैग्नेटिक में पोल है या डबल पोल है? डबल पोल होने की वजह से नाम पड़ा जिंदगी भर या हमेशा कभी कभी? जिंदगी भर उसका नाम रखा जाएगा डाइपोल, क्योंकि वो अलग। तो अगर मान लो मेरे पास कोई क्लोज लूप है, कोई क्लोज बॉडी है, कोई बंद गोला है, उस गोले में मैंने ले जाकर भर भर के चुंबक रख दिए, मैग्नेट रख दिए, पहला मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट, तीसरा मैग्नेट, क्या सबकी अपनी अपनी फील्ड है? सबका अपना अपना फ्लक्स होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो सबका अपना अपना फ्लक्स होगा। लेकिन जो भी मैं मैग्नेट रखने की कोशिश करूंगा, जो भी मैं मैग्नेट रखने करूंगा, क्या इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, इसका प्लस एम? अरे ऐसा होगा ना बेटा, माइनस एम और प्लस एम, तो पक्की बात है जो भी यहां से बाहर आएंगी अंदर चली जाएंगी, जो भी बाहर आएंगी वो अंदर चली जाएंगी। इसमें डाइपोल रखने पर नेट फ्लक्स कितना रखना आया था? अगर डाइपोल रखा तो नेट फ्लक्स, अदरवाइज अगर चार्ज स्पेशली रखा गया तो नेट फ्लक्स जीरो। लेकिन इसमें आपके पास कभी ऐसा हो सकता है कि देखो, अच्छा देखो, मैं गलती कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, आप लोग बताइएगा, गलती है कि नहीं है? क्या दोनों डाइपोल अलग अलग दिखाए गए? ये पॉसिबल नहीं है। अब बताओ इससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा? देखा, पहले ही बताया था कि ये तुम्हें पता है। और इसका कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखो, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए, बी डॉट इक्वल टू जीरो। ये है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। किसी क्लोज बॉडी से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? जीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।